हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरासोल जीएस। आइए आज से शुरू करते हैं हमारे बीपीएससी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके 71st मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो इन सारे लेक्चर्स को आप रेगुलरली देखें। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे जो टेस्ट सीरीज़ के पेड बैच में है मिलेगी आपको, और आप इनको रेगुलरली रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि प्रियम्बल होता क्या है। तो प्रियम्बल जैसे कि कोई एक बुक लिखी होती है, उसका जो प्रीफेस होता है यानी इंट्रोडक्शन जो होता है उसको हम प्रियम्बल कह सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन या जो प्रीफेस होता है उसको प्रियम्बल कहा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता है जनरली, क्योंकि ये अलग से लिखा जाता है। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। तो प्रियम्बल बताता क्या है? तो प्रियम्बल किसी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, वो किन वैल्यूज पे बेस्ड है और वो कैसे सोसाइटी को देखता है, वो उसकी अवधारणा क्या है एक अपने आने वाले कल के लिए, उस सोसाइटी के लिए, इन सारी बातों को प्रियम्बल जो है वो दर्शाता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, जिस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया, यानी प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, यानी हम भारत के लोग इसके सबसे अभिन्न अंग और इसके महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी स्टेट का बेसिक फंडामेंटल लॉ है जिस पे वो स्टेट बेस्ड होता है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टेट के वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं, यानी स्टेट को जो जो ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करने होते हैं। स्टेट में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके फंक्शनिंग के लिए उनके फ्रेमवर्क को ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, और जो सिटीजन्स होते हैं उस स्टेट में रहने वाले, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को भी ये लिखता है, ये बताता है, ताकि जो स्टेट है वो सिटीजन्स के बेसिक ह्यूमन राइट्स को या और भी राइट्स को वो वायलेट ना कर सके। तो हमारे देश में जब विभाजन हुआ तो हमारे देश को सबसे पहले ज़रूरत क्या थी? एक कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमारे जो फोर फादर्स थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे देश के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उसको समझ लेते हैं। तो जो हमारे देश के लोग थे उनकी एस्पिरेशन को कैसे फुलफिल किया जाए, उनको कैसे अचीव किया जाए, हमारे देश में इंटेग्रिटी और यूनिटी को कैसे बनाया जाए, क्योंकि उस समय विभाजन की वजह से बहुत ही ज़्यादा खून खराबा और मारकाट हुआ था। तो हमारे देश में वैसे भी माहौल बहुत अच्छा नहीं था। तो यूनिटी को बनाने के लिए फिर क्या किया जाए, हमारी जो सोसाइटी है उसको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे कैसे चलाया जाए। हमने अंग्रेजों के जो अनडेमोक्रेटिक रूल्स और रेगुलेशंस थे उन सबको झेला हुआ था, तो हमें पता था कि डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस क्या है, और इन सब को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे एक जगह रूल और लॉज के रूप में कैसे फॉर्मुलेट किया जाए और देश को कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड किया जाए, बांधा जाए। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था कि हमारे देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन देना। अब प्रियम्बल कैसे, उसका हिस्टोरिकल इमर्जेंस कैसे हुआ? तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा 17 दिसंबर 1946 को, जो कि 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया यूनैनिमसली, और उसी को हमने प्रियम्बल के रूप में आगे थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई करके हमने प्रियम्बल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1946 को पूरा हो गया और अडॉप्ट और इनैक्ट कर लिया गया। तो आइए अब प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। तो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का क्या जो है वो पर्पज़ है? तो एक तो सबसे बड़ा उसका पर्पज़ है वो कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो सोर्स होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो सैंक्शन होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके आगे आने वाले एक्शंस कैसे होंगे, वो स्टेट को कैसे अपने सारे नियम कानूनों में बांधेगा, उसका अल्टीमेट सैंक्शन जो होता है वो प्रियम्बल ही देता है। किस प्रकार की पॉलिटी होगी उस स्टेट में,
उसका नेचर भी डिसाइड करता है प्रियम्बल कि डेमोक्रेटिक होगा कि मोनार्कियल होगा, और जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको डिसाइड करता है हमारा जो प्रस्तावना होता है। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लिखेंगे अपने प्रियम्बल के पर्पस के अंतर्गत। अब अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम आंसर फ्रेम करने को मिले, यानी अगर आपको क्वेश्चन मिले प्रियम्बल पे, तो ये जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, ये आप जरूर मेंशन करेंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको बेसिक्स क्लियर हैं, आपको पता है कि प्रियम्बल हमारे देश का कैसे बना है। तो हमारे प्रियम्बल में सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये क्या दर्शाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स हम भारत के लोग हैं। हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ना कि हमारे ऊपर कोई और पावर है उसने बनाया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारे देश की पॉलिटी कैसी है, तो उसकी सोवरेनिटी जो है वो संप्रभुता वी द पीपल ऑफ इंडिया से डिसाइड होती है। तो हम बताते हैं, ये प्रियम्बल बताता है कि हम संप्रभु हैं और हमने ये मिलके प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। हम एक रिपब्लिकन हैं, हम रिपब्लिक हैं और डेमोक्रेटिक पॉलिटी हमारे यहाँ है, यानी हम लोकतांत्रिक हैं और एक गणराज्य हैं। ये बताता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन सबको डिमार्केट करता है। आइए देखते हैं कि प्रियम्बल का नेचर क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है। तो प्रियम्बल ने सबसे पहले सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन सबको लिखा हुआ है प्रियम्बल में, आप पढ़ सकते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो एक एक वर्ड को हम अब समझ लेते हैं कि प्रियम्बल में जो भी वर्ड्स लिखे हैं उनकी फिलॉसफीज क्या हैं। तो सबसे पहले हम सोवरेन को समझते हैं। तो सोवरेन, चूंकि हमने अंग्रेजों का शासन था उन सबको झेला हुआ था, तो हमारे फोर फादर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब वो बैठे, तो उनके दिमाग में सबसे पहले बात थी कि हम इस देश को एक सोवरेन नेशन बनाएंगे और उसको बनाने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी बातों को लिखेंगे ताकि आगे कोई हमारे ऊपर शासन ना चला सके, या कोई ऐसा भी देश के अंदर भी कोई ऐसा एलिमेंट या फिर कोई ऐसी दुर्घटना ना हो कि हमारी सोवरेनिटी जो है वो हमसे छिन जाए। तो हम सबसे पहले क्लियरली लिखेंगे। तो सोवरेनिटी का मतलब हुआ कि हमारे ऊपर किसी और देश का, किसी और राज्य का हमारे ऊपर कोई रूल नहीं है, शासन नहीं है। हम एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट हैं किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, किसी भी एक्सटर्नल शासन से। तो जब हम एब्सोल्यूटली इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारा जो स्टेट है वो हमारे लिए लेजिस्लेट कर सकेगा, हमारे लिए नियम कानून कायदे बना सकेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अंदर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी बातों को वो वॉयलेट नहीं करेगा। अब देख लेते हैं सोशलिस्ट का मतलब क्या है। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में शुरू से नहीं लिखा गया था। ये चूंकि ये इम्प्लिसिट था पर ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 ने सोशलिस्ट वर्ड को पहली बार सोशलिस्ट और सेकुलर को इंक्लूड किया, एक्सप्लिसिटली लिखा। तो सोशलिस्ट जो वर्ड है उसका अगर डीपर सेंस में मीनिंग समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी इनइक्वालिटीज होंगी उन सबको हटाया जाएगा। स्टेट का यानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि सबको समानता का अधिकार मिले, एक समाजवादी व्यवस्था लागू हो और सबके पास बेसिक नेसेसिटीज जो हैं, मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज जीवन जीने के लिए वो सबको उपलब्ध हों, सबके पास इक्वल पे हो इक्वल वर्क के लिए। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है समाजवादी सोशलिस्ट टर्म, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे जजमेंट्स के थ्रू हमने समझा कि हमारा जो पॉलिटी है, जो उसका
काम करने का तरीका होगा वो समाजवादी होगा। क्योंकि हम बहुत ही इम्पेरियलिस्ट ब्रिटिशर्स के थ्रू हमारे ऊपर गवर्न किया गया था, तो बहुत ज़्यादा हमारे हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ थी, कोई बहुत बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी होगी, जो हमारा स्टेट है वो इकोनॉमिक प्लानिंग ऐसे करेगा कि सबके पास इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ना पैसा हो, ना कोई बहुत गरीब हो। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, जिसमें ना कि स्टेट ओनरशिप हो, यानी कि स्टेट का ही वर्चस्व नहीं रहेगा, और प्राइवेट प्लेयर्स का भी 100% वर्चस्व नहीं रहेगा। तो हम मिल बांट के इस इकोनॉमी को चलाएंगे, तो ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। अब सोशलिज्म को कैसे अचीव किया जाए? तो सोशलिज्म, आपको पता होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं, नीति निर्देशक तत्व जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड, उसके साथ मिलके सोशलिज्म को इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस के थ्रू इस देश में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस क्या हुए कि जैसे टैक्स का जो पैसा है, मान लीजिए जीएसटी 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास आई, तो उसमें से सरकार ने डिसाइड किया कि 50,000 करोड़ रुपए हम जो गरीब हैं, जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है लाइफ की, जिनके पास एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उन सबको हम, जो टैक्स से पैसा आया हुआ है, उन सबको हम बांटेंगे और इनके लिए हम लेजिस्लेशन करेंगे। तभी हम एक प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में उन तक ये सारी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचा सकेंगे। तो हमारे देश में ये इकोनॉमिक लेजिस्लेशन जो है वो डीपीएसपी के निर्देशों के अंतर्गत ही होता है। और यहाँ से सोशलिज्म से एक कंसेप्ट निकलता है वो सोशल जस्टिस का, यानी जो सामाजिक न्याय है वो इस तरीके से लोगों में फैलेगा, लोगों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो हमारी एक सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिकली इगैलिटेरियन सोसाइटी बन सकेगी, यानी समतावादी समाज को हम अचीव कर सकेंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। तो एक इंपॉर्टेंट केस लॉ देख लेते हैं। समर्था वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर जो है उसको रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत, इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मूल संरचना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी इसको कोई भी सरकार आकर इसको हटा नहीं सकती है। तो हमारी सोसाइटी जो है वो एक प्रकार से सोशलिस्ट ही रहेगी, और हम हर तरीके के लोगों का, यानी जो बहुत रिच हैं या बहुत पुअर हैं, सबके लिए हम मिलकर काम करेंगे और एक इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर हम इस्टेब्लिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिज्म को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी विवरणात्मक न्याय का आधार बनाया है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में जो मटेरियल रिसोर्सेस हैं किसी कम्युनिटी में, उसको कॉमन गुड के लिए यूज़ किया जाता है। यानी अभी मैंने ऊपर बताया कि जैसे टैक्स के पैसे को सारी पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए इन पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कह सकते हैं। आइए देखते हैं अगले वर्ड को, जो कि है सेक्युलर स्टेट, यानी पंथ निरपेक्ष स्टेट। अब सेक्युलर वर्ड भी 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखा गया, यानी उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसने बहुत सारे बदलाव किए कॉन्स्टिट्यूशन में, आगे के लेक्चर्स में आप देखेंगे। अब सेक्युलर स्टेट को एक्सप्लिसिटली लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमारा जो
संविधान बनाया जा रहा था उसके पीछे उसके बैकग्राउंड में इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन था, बहुत ही ज़्यादा कम्युनल वायलेंस था। तो इस देश की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, इस देश की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इस वर्ड को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया कि आगे चल के भी ऐसा कुछ ना हो। सेकुलर का मतलब हुआ कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी इंडिया में स्टेट जो है, स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगी और पब्लिक फंड से, यानी मान लीजिए कि टैक्स का पैसा है, उसको किसी भी रिलीजन को देगी नहीं। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें भी किसी भी रिलीजन पे जो स्टेट है वो इंक्रोच नहीं करेगी। स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये मतलब हुआ आपके सेकुलर स्टेट का। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर माना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और सुप्रीम कोर्ट ने ही सेकुलरिज्म को पार्ट ऑफ फंडामेंटल लॉ माना है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई तोगड़िया केस में। इन सारे केस लॉज को आप ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा। मेंस के आंसर्स में आप इनको लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आइए देख लेते हैं अगला कंसेप्ट, वो है वेलफेयर स्टेट का। तो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो है, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ऐसे ही मर्ज हुआ क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो मिड 28th सेंचुरी के आसपास बनाया जा रहा था, और उस टाइम पे वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्शन है डेमोक्रेटिक पॉलिटीज में वो काफ़ी यूज़ किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम लोगों की ज़िंदगी, लोगों के जो जीवन यापन के तरीके थे वो बहुत ही, उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं थी। तो इस वजह से स्टेट्स ने अपनी जिम्मेदारी समझी लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, जनरल वेलफेयर के लिए इस कंसेप्ट का यूज़ किया गया इंडिया में भी। और लोगों को सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करी गई, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सारे सेक्टर्स में। तो ये जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल में जो इम्प्लीमेंट हुआ वो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का ही एक इम्पैक्ट था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पार्ट 4 में पढ़ा भी होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल गोल जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के उसको डिफाइन करते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एक्सेट्रा सेक्टर में। और ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को तो अचीव करता ही है, साथ ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी इसके साथ साथ अचीव कर लेता है। आइए देखते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणतंत्र, इसका मतलब क्या हुआ, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। हमारे प्रियम्बल में की जो लास्ट लाइन है, जो ऐसे है कि हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक अंतर्निहित बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो प्रियम्बल के थ्रू ही ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो हम सबको मिले हुए हैं, और इसी डेमोक्रेसी के अंतर्गत सरकारों को या स्टेट को फंक्शन करना होगा। डेमोक्रेसी को जनरली हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो आगे देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक सेटअप जो है गवर्नमेंट का वो प्रियम्बल से ही एमिनेट होता है। तो रिस्पॉन्सिबल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप को रिप्रेजेंट करती है। और वो कैसे, तो हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्टेड लेजिस्लेचर जो है वो अकाउंटेबल होता है, उसके प्रति जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक फीचर भी माना है। तो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे यूनिवर्सल
अडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, इलेक्शंस हो गए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गया, ये सब इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रियम्बल के थ्रू ही आए हैं। डेमोक्रेसी इज जनरली नोन एज द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो इस प्रियम्बल में लिखे गए हैं वो आपको अभी बताया कि वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। अब देखते हैं रिपब्लिक वर्ड का क्या मतलब हुआ। तो रिपब्लिक का मतलब हुआ कि कोई हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होगा इस देश में, यानी इलेक्टेड होगा। अब इलेक्टेड कैसा होगा, डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन? तो इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, आपको पता होगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो इन सबको इलेक्टेड जो फंक्शनरी हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होंगे। इट मींस जो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे ये हेरिडेटरी नहीं होंगे, जैसा कि ब्रिटिश मोनार्क होता है। आइए देख लेते हैं अगले शब्द के बारे में, जो जस्टिस लिखा हुआ है हमारे प्रियम्बल में। जस्टिस का मतलब क्या है, यानी न्याय। तो न्याय जो है वो लोगों को, ये सारी जो बातें हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो सारे डिबेट्स और डिस्कशंस हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उन सब का जो आधार था वो हमारे ब्रिटिश सरकार के रूल के से जो हमने एक्सपीरियंस किया था, उन सबको आधार बनाकर हमारे फोर फादर्स ने जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुए उन सबको आधार बनाकर ये देखा गया कि फ्यूचर में हमें इन सारी चीज़ों का, इन प्रॉब्लम्स का को फेस ना करना पड़े। तो उन्हीं में एक कंसेप्ट उठाया गया जस्टिस का। तो जस्टिस लोगों को कैसे और कैसे मिलेगी, इसको एड्रेस करने के लिए प्रियम्बल में लिखा गया कि लोग जो एंटाइटल्ड होते हैं अपने राइट्स के लिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, लाइक फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, उन सबको भी प्रोवाइड किया जाएगा। जस्टिस प्रॉमिसेस टू गिव पीपल व्हाट दे आर एंटाइटल्ड टू, राइट। द प्रियम्बल कवर्स ऑल दीज डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, दोज बीइंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 टाइप के जस्टिस आपको प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, जिनमें से पॉलिटिकल जस्टिस अगर आप देखें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी है या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आपने ऊपर सोशल और इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखा। आइए देखते हैं लिबर्टी क्या है। तो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है। इन सारे कंसेप्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है। अगर आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपके पास लिबर्टी ना हो ज़िंदगी में अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल करने की, तो जितने भी कोशिश करी जा रही है कि डेमोक्रेसी हो, वेलफेयर स्टेट हो, और भी तरीके से जितनी भी आपको चीज़ें या फिर रिसोर्सेस मुहैया कराई जाएं, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो आपके फंडामेंटल राइट्स ही आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका होने का आपके पास कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास लिबर्टी हो, आपको स्वतंत्रता हो, आप अपनी ग्रोथ में इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें और अपने एस्पिरेशंस को अचीव करें। आइए देखते हैं इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ। कि इक्वालिटी जो है वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी का एसेंस है, यानी ये सारी कवायद जो हो रही है वो इक्वालिटी को अचीव करने की हो रही है। जितने भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, तो लोगों के पास इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो, स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रीजन और कास्ट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हो लोगों के पास, यानी लोग जो हैं, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड एक्सटेंडेड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट, क्रीड, बर्थ, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टेट ना कर सके। इस बात को भी प्रियम्बल में बहुत ही एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया। इक्वालिटी अगर नहीं होगी तो
जो कुछ लोग होंगे उनकी सुप्रीमेसी हो जाएगी बाकी लोगों के ऊपर, और इस सुप्रीमेसी की वजह से जो लोग होंगे वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और अपने ज़िंदगी को ठीक तरीके से जी नहीं पाएंगे। अब प्रियम्बल में लिखा गया फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, तो बंधुत्व की भावना जो है वो लोगों में ज़रूरी है। ये भी इस बात से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने सबने इस बात को गंभीरतापूर्वक इसलिए लिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हो रहा था। तो हारमोनियस को एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए फ्रेटर्निटी वर्ड को भी एक्सप्लिसिटली प्रियम्बल में लिखा गया, यानी रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक और कल्चरल और इकोनॉमिक ग्रुप्स के बीच में एक हारमोनियस रिश्ता रहे, लोग अच्छे से ज़िंदगी भाईचारे के साथ जीवन यापन कर सकें। अब फ्रेटर्निटी की वजह से लोगों के किसी इंडिविजुअल में जो है वो डिग्निटी भी आएगी। डिग्निटी इसलिए आएगी क्योंकि उसको बराबर का सबके साथ एक भाईचारे का संबंध रहेगा, तो बराबरी का लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, तो उसकी डिग्निटी कभी हर्ट नहीं होगी। सोशल बैकवर्डनेस जो होगी, जो किन्हीं सेक्शंस में आज भी देखने को मिलती है कि सोशल बैकवर्डनेस है, वो कम होती रहेगी धीरे धीरे और लोगों के बीच एक इक्वालिटी की भावना आने लगेगी। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस बात को बोला गया कि इंडिविजुअल्स की डिग्निटी बहुत ज़रूरी है और इसको अचीव करने के लिए फ्रेटर्निटी का होना ज़रूरी है। ये जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अंबेडकर साहब ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को, इन तीनों को होली ट्रिनिटी बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर लिबर्टी है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी नहीं है तो लिबर्टी की कोई वो नहीं है, सार्थकता नहीं है। अगर इक्वालिटी नहीं है तो फ्रेटर्निटी और लिबर्टी को ही लेके आप क्या करेंगे। तो ये रहे हमारे प्रियम्बल के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स। प्रियम्बल में जितने भी एक्सप्लिसिटली लिखे गए हैं, जो फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जिस पे ये बेस्ड है, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप इस पीडीएफ को हमारे मेंस बैच के जो मेंस का लक्ष्य बैच है जिसमें टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, वहाँ पे आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज करिएगा। आई होप प्रियम्बल का कोई भी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अब आसानी से डील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।